गरीब बहू का खुला आसमान, अमीर बहू का पिंजरे वाला ससुराल। जी नाश्ता तैयार है। आरती बहू ने बड़े चाव से आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। थोड़ा चखकर तो देखिए, उसका मन रह जाएगा। मन? तो बेटा तुम भूल रही हो कि इस घर में मन से ज्यादा मर्यादा चलती है। और ये शोर, बाहर क्या ढोल नगाड़े बज रहे हैं? सुबह सुबह मेरी एकाग्रता भंग कर दी इन लोगों ने। वो पड़ोस वाले रामदीन जी का परिवार है। शायद आज उनकी बहू का कोई शुभ काम है, इसीलिए खुशियां मना रहे हैं। खुशियां? इसे शोर कहते हैं सुमित्रा। इन गरीबों के पास खाने को दाने नहीं है और गला फाड़ कर गा रहे हैं। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, या गरीबों में सब बेच खाई। आरती कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चाय ठंडी हो गई है। आलीशान हवेली के चमचमाते डाइनिंग टेबल पर कैलाश नाश्ते की मेज पर बैठा अपनी सत्ता दिखा रहा है। सुमित्रा और आरती सिर झुकाए हाथ बांधकर बगल में पत्थर की मूरत बनकर खड़ी हैं। बाहर पड़ोस के छोटे से कच्चे घर के आंगन में सपना, राजू और रामदीन मिलकर हंसते हंसते कट जाए रस्ते गाना गा रहे हैं और आंगन की सफाई कर रहे हैं। कैलाश के चेहरे पर नफरत की लकीरें गहरी हो जाती हैं और वो जोर से अपना चांदी का चम्मच कांच की मेज पर पटकता है, जिसकी आवाज से आरती कांप जाती है। पापा, ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, सड़क छाप लोग। आरती, भूत बनकर क्या खड़ी हो? जाओ और वो खिड़की बंद करो। उनके शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। क्या तुझे हर काम के लिए हुक्म की जरूरत होती है? अपनी अकल घास चरने भेज दी है क्या? जी अभी करती हूँ, बस 1 मिनट। आरती कांपते हाथों से भारी सागवान की खिड़की को बंद करती है। कमरा एकदम शांत हो जाता है, लेकिन आरती के अंदर एक तूफान उठ रहा है। तभी तान्या जीन्स और टॉप पहनकर सीढ़ियों से उतरती है। कैलाश उसे देखते ही अपनी कुर्सी से बिजली की तरह खड़ा हो जाता है और उसे पास बुलाता है। कैलाश की आंखों में अंगारे जल रहे हैं। इधर आ तान्या, ये क्या नंगापन पहन रखा है तुमने? हमारी हवेली की मर्यादा मिट्टी में मिलाने का इरादा है? ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने? पापा, कॉलेज में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। जब मैं सूट सलवार पहनकर जाती हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि इतने अमीर होने के बाद भी तुम क्या गवारों जैसे कपड़े पहनती हो। मैं अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा महसूस करती हूँ। सीमा और नेहा तो मुझे पिछड़ी हुई कहती है। तुम कॉलेज पढ़ाई करने जाती हो या अपनी नुमाइश करने? अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो ढंग के कपड़े में जाओ, वरना घर बैठो। इस तरह की चीजें अगर तुम्हें करनी है तो एक काम करो, कॉलेज मत जाओ। छोड़ दो कॉलेज। मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई आज ही बंद करवा देता हूँ। नहीं पापा, प्लीज, मेरा आखिरी साल है। मैं अभी जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस तरह की होती है मेरे ससुराल में सुबह। काश मैं तान्या के लिए कुछ बोल पाती। मैं खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट वकील हूँ, पर यहाँ एक शब्द बोलने की आजादी नहीं है। अमीर बहू का पिंजरे वाला ससुराल ऐसा ही होता है, जहाँ पंख तो है पर उड़ने की मनाही है। तान्या रोती हुई ऊपर भागती है और थोड़ी देर बाद मोटे सूती सूट में सिर पर दुपट्टा करके नीचे आती है। कैलाश उसे तिरछी नजर से देखता है और वापस अखबार में डूब जाता है। सुमित्रा दबी जुबान में आरती को रसोई में जाने का इशारा करती है। आरती रसोई की ओर जा ही रही होती है, तभी वो बीच रास्ते में रुककर उस छोटी खिड़की से बाहर झांकती है, जहां से सपना का आंगन साफ दिखता है। बहू, तुझे पता है, जब मैं तेरी सास को पहली बार देखने गया था तो मैं अपना जूता वहीं भूल आया था। डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे। सच में पिताजी, आप बिना बड़े भूले हैं। फिर माँ जी ने क्या कहा? अरे, उसने कहा कि अगर जूता भूल आए हो तो दिल भी यहीं छोड़ जाओ। हम दोनों आज भी उस बात पर हंसते हैं। सपना, तू आज काम पर जाने से पहले ये लस्सी पी ले। बड़ी गर्मी है बाहर। आज तेरा पैकिंग फैक्ट्री में पहला दिन है ना। एक इसकी जिंदगी है। इसके ससुर जी कितने अच्छे से इससे बात करते हैं और मैंने तो आज तक अपने ससुर से बात तक नहीं की। यहाँ तो सिर्फ खौफ का साया है। सपना के पास बैठने को सिर्फ एक खटिया है, पर गरीब बहू का खुला आसमान है। आरती उदास मन से अपने कमरे में जाती है, जहां सत्यम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो आईने में आरती की शक्ल देखता है और अपनी टाई कसता है। सत्यम का मिजाज आज और भी बिगड़ा हुआ है। आरती, तुम क्या हर वक्त ये मरी हुई शक्ल बनाकर घूमती रहती हो? तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल तक नहीं है। कभी तो मुस्कुराया करो। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें? इतना बड़ा घर, हीरे के गहने, नौकर चाकर सब तो है, फिर तुम्हें किसकी कमी महसूस होती है? सुनिए ना, आज मैं क्या शाम को शॉपिंग पर जा सकती हूँ? मेरी कॉलेज के कुछ पुरानी सहेलियां शॉपिंग पर जाने के लिए कह रही थी। बहुत दिन हो गए उनसे मिले और कुछ जरूरी चीजें भी लेनी थी। इसीलिए मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करता।
थोड़ी सी ठीक से बात की नहीं कि तुम सिर पर चढ़ने लगी। शॉपिंग, सहेलियां, घर के काम में मन लगाओ। अरे फालतू आवारागर्दी करने की जरूरत नहीं है। तुम जब देखो मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। पर सत्यम, मैं बस 2 घंटे के लिए जाना चाहती थी। पायल और रितु बहुत जिद कर रही हैं। चुप! एक शब्द भी और बोला तो थप्पड़ खाएगी। बाहर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और रसोई संभाल। माँ के कामों में हाथ बटा। और हाँ, आज शाम को मिस्टर मल्होत्रा आ रहे हैं, तैयारी ठीक से होनी चाहिए। सत्यम गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आरती कमरे के कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी सुमित्रा कमरे में आती है और उसके पास बैठती है। देख बहू, हमारे घर में तो इन मर्दों ने हमें कैद करके रखा है। हमें इनकी मर्जी के बिना सांस तक लेने का हक नहीं है। पर तू रो मत, तेरी किस्मत में शायद यही लिखा है। मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इसी खामोशी में गुजार दी। माँ जी, इन्होंने तो मुझे पिंजरे में कैद कर दिया है। मुझे यहाँ बहुत ज्यादा घुटन होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं दीवारों के बीच घुट घुट कर खत्म हो जाएगी? मैं एक वकील हूँ माँ जी, मैंने इंसाफ दिलाने की पढ़ाई की है, पर खुद के साथ हो रहे अन्याय पर चुप हूँ। दूसरी तरफ सपना के घर में माहौल बिल्कुल अलग है। सपना का बेटा छोटू स्कूल से भागता हुआ आता है और सपना के गले लग जाता है। सपना अपनी फेकिंग फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार है। माँ, आज स्कूल में मीटिंग है। टीचर ने कहा है कि पेरेंट्स को बुलाया गया है। मुझे सरप्राइज मिलने वाला है। अब आओगी ना? सपना बेटी, तू ही जा स्कूल। वैसे भी बच्चे को तू ही संभालती है, सारा होमवर्क तू ही कराती है। तेरा ही हक है ये सब देखने का। जा और देख हमारा बेटा क्या नाम रोशन कर रहा है, फिर वहां से फैक्ट्री चली जाना। माँ जी, आप और पिताजी मुझे हर जगह आगे रखते हैं। सच में आजकल तो ऐसे ससुराल वाले होते ही नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा परिवार मिला। अरे बहू, तू घर की लक्ष्मी है। तुझे आजादी नहीं देंगे तो किसे देंगे? जा, राजू के साथ साइकिल पर चली जा। राजू, जरा संभल कर ले जाना बहू को, नया रास्ता है। उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपना तैयार होकर अपने पति राजू के साथ साइकिल पर बैठती है। आगे डंडे पर छोटू बैठा है और पीछे सपना आराम से बैठी है। वो तीनों हंसते हुए स्कूल की ओर चले जाते हैं। तभी उसी रास्ते से अमीर परिवार की लग्जरी गाड़ी गुजरती है। गाड़ी में कैलाश, सत्यम, सुमित्रा और आरती हैं। उन्हें आज किसी बिजनेस पार्टनर के यहाँ लंच पर जाना है। ये देखो बिंदु, ये है हवेली की बहू, सोने के गहनों से लदी, पर सर पर इतना लंबा घूंघट जैसे कोई कैदी हो। बेचारी को धूप भी नसीब नहीं होती। अरे वो देखो, सपना साइकिल पर बैठकर कितनी आजाद है। गरीबी में होने के बाद भी उसकी जिंदगी कितनी आजाद है। और वो अमीर बहू, उसे तो पिंजरे में कैद कर दिया है। सही कहती हो कजरी, अमीर होने का क्या ही फायदा जब अपनी मर्जी से मुस्कुरा भी ना सको। कल मैंने सुना सत्यम उसे जोर से डांट रहा था। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी हो सकती। अगर मुझे इतने पैसे नहीं भी मिलते तो चलता, लेकिन कम से कम मेरा ससुराल ऐसा होता। यहाँ मेरे ससुराल में सोना, चांदी, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। सपना के पास कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है। गाड़ी एक आलीशान 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। कैलाश और सत्यम आगे आगे अकड़ कर चल रही हैं। सुमित्रा और आरती सर झुकाए, घूंघट निकाले पीछे पीछे चल रही हैं। होटल के अंदर वेटर राहुल उनका स्वागत करता है। नमस्कार सर, आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे? ये हमारा आज का स्पेशल मेन्यू है। भैया, क्या इस डिश में लहसुन है? मुझे उससे थोड़ी दिक्कत होती है। क्या आप इसे बिना लहसुन के तैयार करवा सकते हैं? और क्या ये ताजी सब्जियों से बना है? आरती सिर्फ वेटर से सवाल ही पूछ रही थी, लेकिन सत्यम की नजरें उस पर जम गई। उसकी मुट्ठी भींच गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा आरती वेटर के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही है। जैसे ही वेटर गया, सत्यम ने आरती का हाथ मेज के नीचे जोर से पकड़ा। आरती, मेरे साथ वॉशरूम चलो, अभी के अभी। पर सत्यम, अभी तो ऑर्डर दिया है, सब लोग देख रहे हैं। क्या हुआ? कहा ना चलो, ज्यादा सवाल मत करो वरना यही तमाशा होगा। सत्यम उसे हाथ पकड़कर वॉशरूम के गलियारे में ले जाता है और उसे कोने में ले जाकर बुरी तरह झाड़ता है। तुम्हें हर वक्त गैर मर्दों से बात करने का बहाना चाहिए? हाँ, शर्म नहीं आती दूसरे मर्दों से बात करते हुए? मैंने तुम्हें मना किया है ना किसी से भी बात करने के लिए। तुमको समझ में नहीं आता है? तुम मेरी इज्जत क्यों उछालना चाहती हो? उस वेटर से पूछ रही हो कि सब्जियां ताजी हैं या नहीं? क्या हम तुम्हें सड़ी सब्जियां खिलाते हैं?
सत्यम देखिए, सब लोग सुन रहे हैं, ऐसा मत करिए। मैं तो बस ऑर्डर दे रही थी और खाने के बारे में पूछ रही थी, इसमें गलत क्या है? चुप! एक शब्द भी और बोला तो यही तमाशा कर दूंगा। आइंदा किसी गैर मर्द से बात की तो घर से निकलना बंद कर दूंगा। अपनी नजरें नीचे रखो, समझी? और ये पल्लू ठीक करो, कान के पास से खिसक रहा है। आरती खामोशी से वापस टेबल पर आकर बैठती है और बेमन से खाना खाती है। उसके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा। लंच खत्म करके जब वो वापस घर आते हैं तो आरती बाथरूम जाती है। बाथरूम से निकलते वक्त उसका पल्लू सर से फिसल जाता है। वो जैसे ही हॉल में आती है, कैलाश उसे देख लेता है। सत्यम, अपनी पत्नी को लगाम दो, इसे मर्यादा का ज्ञान नहीं है। सरेआम नंगा करके घूम रही है। हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो। क्या हमने इसी दिन के लिए बहू बनाया था? सुमित्रा, तुम क्या सिखाती हो इसे? तुम्हें किस चीज की कमी है? हाँ बोलो। तुम घर के थोड़े बहुत नियम कानून क्यों नहीं मान सकती हो? जब देखो मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। कितनी बार कहा है सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। तुम हमारे घर की इज्जत हो। वो सत्यम, मैं बस अभी बाथरूम से आई थी तो ध्यान नहीं रहा, पल्लू खिसक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान क्या रहता है तुम्हारा? अभी पिताजी ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट लगा दी। मैंने तुम्हें बहुत ढील दे रखी है ना। अगर तुम नहीं सुधरी ना तो मुझे तुम्हारे साथ और सख्त होना होगा। आरती उदास होकर सिर पर पल्ला रख लेती है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं, यही हमारी जिंदगी है। इन लोगों के सामने जुबान मत लड़ाया करो, वरना आग में घी डालने का काम होगा। अगले दिन आरती के मम्मी पापा हवेली आते हैं। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। उनके हाथ में कुछ मिठाइयाँ और आरती के पसंद के फल हैं। कैलाश जी नमस्कार, हम आरती से मिलने आए हैं। बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। उसका मन नहीं लग रहा होगा। देव की तो रात भर सोई नहीं उसकी याद में, सोचा आकर मिल ले। अरे भाई साहब, आरती तो घर पर नहीं है। वो तो किटी पार्टी और शॉपिंग के लिए अपनी सहेलियों के साथ गई है। अरे भाई, बड़े घर की बहू है, उसके अपने सामाजिक काम है। आप ये सामान यहीं रख दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। आप फिर कभी आइएगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। आरती ऊपर कमरे में अपने मम्मी पापा की आवाज सुनती है। वो भागकर नीचे आने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पर सत्यम उसे देखकर अपनी आंखों से उसे डराता है। वो अपनी बेल्ट की तरफ इशारा करता है। आरती सहम जाती है और वापस अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। वो खिड़की से देखती है कि सपना के घर भी उसके मम्मी पापा आए हैं। सपना रसोई में ट्रे में चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी लेकर आंगन में आती है। आंगन में खटिया बिछी होती है और सब लोग आराम से बैठे होते हैं। माँ, पिताजी देखिए, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आई हूँ। ससुर जी, आप खटिया पर बैठिए ना, आज ऑफिस में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा रहा। अरे वाह बहू, आज तो पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैली है। बहू के हाथ की चाय हो तो थकान वैसे ही उतर जाती है। आज तो लगता है ऑफिस से नहीं कोई जंग जीत कर आई है। सच में बहुत अच्छा लगा, आज सबने बहुत प्यार से बात किया। मम्मी, मुझे भी पकौड़े चाहिए, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, ये लो, गर्मा गर्म है, धीरे खाना। सपना सबको चाय और पकौड़े बांटती है। आंगन में हंसी की आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे भाई साहब, याद है जब हम लोग भी ऐसे ही खटिया पर बैठकर बातें करते हैं। हाँ, और तब तो ना बिजली की चिंता ही नहीं होती थी और ना ही काम का इतना बोझ। माँ, आप लोग भी खाइए ना। सच कहूँ, आज सबके साथ मिलके खा रहे हैं तो सब और भी खास लग रहा है। सब लोग खटिया पर बैठकर सादा भोजन करते हैं। चावल, दाल और लौकी की सब्जी की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, इतना सादा खाना भी इतना स्वादिष्ट बना दिया। अरे नहीं माँ, बस आप सबका प्यार है। परिवार साथ बैठकर खाए तो सादा खाना भी दावत बन जाता है, और हंसी हो तो स्वाद दुगना हो जाता है। अब तो मुझे रोज ऐसे ही खाना चाहिए। रोज तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। सब लोग ठहाका लगाते हैं। सपना के घर में सब खटिया पर बैठकर सादा भोजन कर रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। सपना का ससुर उसके पिता के साथ बैठकर पुराने किस्से साझा कर रहा है। सपना के ससुराल वाले उसके मम्मी पापा का बहुत आदर कर रहे हैं। वो लोग साथ मिलकर चावल, दाल और लौकी की सब्जी खा रहे हैं। सपना के घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं है, सादा खाना है, लेकिन इज्जत और प्यार कितना ज्यादा है। ये लोग खटिया पर बैठकर कितनी खुशियां बांट रहे हैं, और यहाँ तो मुझे मेरे माँ बाप से मिलने तक नहीं दिया गया। ये कैसी अमीरी है जो अपनों से ही दूर कर दे। अमीर बहू का पिंजरे वाला ससुराल बस कहने को ही आलीशान है। आरती का सब्र अब जवाब दे रहा है। वो सत्यम के कमरे में जाती है जहाँ वो लैपटॉप पर काम कर रहा है।
आपने मेरे माँ बाप से मुझे क्यों नहीं मिलने दिया? वो कितनी दूर से आए थे, मैंने उनकी आवाज सुनी थी, वो मुझे पुकार रहे थे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अपनों से ना मिल सकूं? क्योंकि तुम नियम तोड़ती हो। कल ही मैंने तुम्हें नौकर से बात करने के लिए मना किया था ना, पर तुम फिर भी रामू से बगीचे के बारे में पूछ रही थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे शक करने की बीमारी है? तुम बस बहाने ढूंढती हो बाहर वालों से बात करने के। रामू काका मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से फूल लगाने हैं। मैं उनसे फालतू बात नहीं कर रही थी। आप तो हर छोटी बात पर मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं, मुझे घुटन होती है। सत्यम, जुबान लड़ाती है, चुप हो जा वरना बहुत बुरा होगा। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर दोबारा ऐसी बहस की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और खबरदार जो दोबारा माँ बाप का नाम लिया तो। आरती रसोई में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन आरती को उसकी पुरानी सहेली पायल का फोन आता है। आरती डरते डरते बालकनी में जाकर छुप कर बात करती है। हाँ पायल, मैं ठीक हूँ। नहीं, अभी मिलना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत पाबंदियां हैं। मेरा फोन भी सत्यम चेक करता रहता है। तभी सत्यम पीछे से आ जाता है और झटके से फोन छीन लेता है। आरती बुरी तरह डर जाती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। किसका फोन है? पक्का तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड है ना? बोलो, तुम छुपकर बालकनी में किससे बात कर रही थी? पायल के नाम से कोई लड़का होगा? नहीं सत्यम, मेरी सहेली पायल है। आप नंबर देख लीजिए, आप खुद बात कर सकते हैं। आप गलत समझ रहे हैं, वो बस मेरा हाल पूछ रही थी, हम कॉलेज की बातें कर रहे थे। झूठ बोलती है। आज के बाद तेरा फोन बंद, अब कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। रामू, जाओ और इसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दो। माँ से खाना कमरे में ही मिलेगा। सत्यम आरती को कमरे में बंद कर देता है। उधर सपना के घर में सपना की सहेली निधि आती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। सपना, मेरा बेटा स्कूल में गिर गया, उसके सर पर बहुत चोट लगी है। क्या तू चलेगी मेरे साथ हॉस्पिटल? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। राजू घर पर नहीं है क्या? प्लीज मेरी मदद कर। सपना अपनी सास पार्वती और ससुर रामदीन की तरफ देखती है। बेटा, इसमें सोचने वाली इतनी क्या बात है? तू जा, निधि को तेरी जरूरत है। हमें पता है कि तू सब कुछ संभाल लेगी। हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तू जा और उसकी मदद कर, हम छोटू को देख लेंगे। पर पिताजी, राजू अभी काम से नहीं आए हैं, क्या वो नाराज नहीं होंगे? मैं बिना पूछे चली जाऊं? तू राजू की चिंता मत कर, हम उसे समझा देंगे। तू जा और निधि का साथ दे, नेक काम में देरी नहीं करते। डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। सपना निधि के साथ हॉस्पिटल जाती है और वहां सब कुछ संभालती है। शाम को जब वो घर वापस आती है तो रामदीन उसकी बहुत तारीफ करता है और राजू भी गर्व से उसे देखता है। राजू उसके लिए बाजार से उसकी पसंद की मिठाई लाया है। सपना, तुमने आज बहुत अच्छा किया। मुझे खुशी है कि तुम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हो। ये लो, मिठाई खाओ। इधर हवेली में आरती को अपने मायके की बहुत याद आ रही है। वो सत्यम के पास जाकर हाथ जोड़ती है जब वो रात का खाना खा रहा होता है। आरती की आंखें सूज गई हैं। सत्यम, मुझे माँ पापा की बहुत याद आ रही है। क्या मैं उनसे एक बार फोन पर बात कर लूं? बस 1 मिनट के लिए प्लीज, मैं मर जाऊंगी उनके बिना। नहीं, मैंने सुना है कि मायके में बात करके लड़कियां बागी हो जाती हैं और ससुराल वालों को चुगली करती हैं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। जब मैं कहूंगा तभी बात होगी, और खाना चुपचाप खा लो, ड्रामा मत करो। आरती उदास होकर शांति से बैठ के खाना खाने लगती है। सपना को पैकिंग फैक्ट्री में काम करते 1 महीना हो गया था और उसे आज पहली सैलरी मिली है। वो खुशी से घर के काम करके बाजार जाती है। तभी पार्वती, बहू बाजार जा रही हो तो अपने लिए भी कुछ ले लेना। ये लो कुछ पैसे, अपनी पसंद की कुर्ती ले आना। नहीं माँ जी, मेरे पास मेरी पहली सैलरी के पैसे हैं। आज मैं अपने लिए खुद खरीदूंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बहू, आराम से जाना, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? घूम फिर कर आना। हाँ, और कुछ अच्छा दिखे तो मेरे लिए भी देख लेना। अच्छा जी, पहले खुद के लिए तो ले आऊं। सपना बाजार पहुंचती है। बाजार में चारों तरफ भीड़ है, दुकानदारों की आवाजें गूंज रही हैं, रंग बिरंगी सब्जियां सजी हैं। सपना मुस्कुराते हुए बनवारी की दुकान पर पहुंचती है। आइए आइए सपना जी, आज क्या क्या दूं? देखिए, आज ताजी भिंडी है और ये कद्दू भी बिल्कुल ताजा है। भैया, पहले भिंडी दिखाइए, अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो मैं वापस कर दूंगी। अरे सपना जी, आप भी ना, मेरी दुकान की सब्जी खराब हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ, सब्जी वाले तो यही कहते हैं। चलिए जल्दी तोल दीजिए। ठीक है, ये लीजिए 1 किलो भिंडी और आधा किलो टमाटर। सपना, आज तो बड़ी खुश दिख रही हो, लगता है पहली सैलरी मिली है।
हाँ चाची, आज अपनी कमाई से खरीदारी कर रही हूँ, इसीलिए खुशी ज्यादा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। आज तो मिठाई बनती है भैया। मिठाई भी खा लेंगे, पहले ये बताइए कुर्ती वाली दुकान कहाँ है जहाँ सेल लगी है? अरे सामने वाली गली में दाईं तरफ लाल बोर्ड वाली दुकान जो है। सपना थैला लेकर कुर्ती की दुकान पर जाती है। दुकान में कई रंग बिरंगी कुर्तियां टंगी है। सपना एक नीली कुर्ती उठाकर देखती है। बहन जी, यह कुर्ती आप पर बहुत अच्छी लगेगी, ट्राई करके देख लीजिए। दाम ज्यादा तो नहीं है? आपके लिए सस्ता लगा देंगे, पहली बार आई है ना। अच्छा तो फिर दिखाइए। सपना कुर्ती ट्राई करती है और आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा देती है। यही पैक कर दीजिए, मुझे बहुत पसंद आई। कुर्ती लेकर सपना बाहर निकलती है और पास के खड़े चाट वाले के पास पहुंचती है। आइए आइए बहन जी, क्या खिलाऊं? आज बहुत मजेदार पुचका बनाया है। बस भैया प्लेट लगा दीजिए, आज कुछ चटपटा खाने का मन है। लो लो, पहला पुचका तैयार। वाह कितना स्वादिष्ट है, थोड़ा और तीखा बनाइए। लगता है आज मूड बहुत अच्छा है। हाँ आज दिन ही अच्छा है। सपना हंसते हुए पुचका खाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, वो खुलकर हंस रही है जैसे कोई चिंता ही ना हो। तभी उसी रास्ते से कैलाश की लग्जरी गाड़ी गुजरती है। गाड़ी के अंदर बैठी आरती खिड़की से सपना को पुचका खाते हुए देखती है। सपना कितनी खुश है, बाजार में अपनी सहेली के साथ चाट खा रही है, कुर्तियां देख रही है, और मुझे तो सब्जी लेने की भी इजाजत नहीं है। सब कुछ रामू काका ले आते हैं, मुझे तो ताजी हवा भी नसीब नहीं होती और न ही अपनी मर्जी से कहीं अकेले जा सकती हूँ। गाड़ी आगे बढ़ जाती है। दोपहर में हवेली के बाहर क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम वाला गुजरता है। सपना बाजार से लौट आई है और बाहर आकर मजे से आइसक्रीम लेती है। आरती खिड़की से उसे देखती है और उसका भी बहुत मन कर जाता है। वो हिम्मत जुटाकर दबे पांव घर के बाहर कदम रखती है और आइसक्रीम वाले से एक कोन लेती है। जैसे ही वो पहला बाइट लेती है, कैलाश अपनी गाड़ी से वहां पहुंच जाता है। कैलाश के साथ उसका बिजनेस पार्टनर मिस्टर सिंघानिया भी है। आती है क्या बहूत की है, तुमने आइसक्रीम खाने के लिए घर के बाहर ऐसे कदम क्यों रखा? तुम्हें पता है ना, हमारी घर में औरतें मर्यादा में रहती हैं। इस तरह की हरकतें हमारे खानदान को शोभा नहीं देती। सिंघानिया जी के सामने मेरी नाक कटवा दी तुमने। पापा जी देखिए, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ और मैं भी तो इंसान हूँ। मेरी भी कुछ शौक अरमान है ना। क्या एक आइसक्रीम खाना भी गुनाह है? सपना को देखिए, वो कितनी आजाद है। मैं कब तक घुटती रहूं? मेरी भी कोई लाइफ है। बहू के कोई शौक अरमान नहीं होते। तुम औरत हो और औरत को अपने सारे शौक अरमान मारने होते हैं। मर्द हैं हम लोग, जो कहेंगे तुम लोगों को वही करना पड़ेगा, समझ आया? तुम पिंजरे में हो और पिंजरे में ही रहोगी। मुझे इस घर में तुम्हारी ये बगावत बर्दाश्त नहीं है। सुमित्रा, इसे लेकर अंदर जाओ। मुझे इस घर में घुटन होती है पापा जी। आप लोगों ने मुझे पिंजरे में रखा हुआ है। ये ससुराल नहीं पिंजरा है। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। आरती रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सुमित्रा उसके पीछे जाना चाहती है लेकिन सत्यम उसे रोक देता है। सत्यम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। माँ, उसे अकेला छोड़ दो, उसे अपनी औकात समझनी होगी। आज उसने पिताजी की तौहीन की है और वो भी सिंघानिया के सामने। उसे इसकी सजा मिलेगी। अगले दिन सपना अपने आंगन में बैठी है। वो देखती है कि आरती खिड़की से उसे देख रही है। सपना उसके पास आती है और दबे पांव हवेली की दीवार के पास जाकर इशारे से बात करने की कोशिश करती है। आरती दीदी, आप उदास मत होइए, मैंने सब देखा। आप कब तक इस पिंजरे में रहेंगी? थोड़ा तो हिम्मत दिखाइए। अगर आप आजाद नहीं होना चाहेंगी तो ये लोग आपको और दबाएंगे। अपनी आजादी के लिए लड़िए। सपना, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लगता है। ये लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते। सत्यम बहुत गुस्सा करता है, मुझे मारता भी है। दीदी, आपने पढ़ाई की है ना, आप अपने पैरों पर खड़ी होइए। देखिए, मुझे मेरे ससुराल वालों ने मुझे नौकरी करने की इजाजत दी है। मैं ऑफिस जाती हूँ, पैसे कमाती हूँ। आप तो वकील हैं, आप तो दूसरों को इंसाफ दिलाती थी। सच में काश मेरी ससुराल वाली भी ऐसे होते। मैंने तो वकालत की पढ़ाई की थी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, पर अब तो मैं कानून की किताबें भी भूल गई हूँ। तभी सत्यम के आने की आवाज आती है और आरती झटके से खिड़की बंद कर लेती है। हवेली के ऑफिस रूम में भारी सन्नाटा है। कैलाश फोन कान से लगाए तेज आवाज में बात कर रहा है। सत्यम सामने खड़ा रहकर घबरा कर लैपटॉप में कुछ चेक कर रहा है। अरे क्या मतलब है आपका कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं? हाँ? बिना नोटिस के कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप लोग सो रहे थे क्या? सर, हमें अभी अभी बैंक से कॉल आया है, किसी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पापा ये देखिए, हमारे प्रोजेक्ट का पूरा डेटा किसी और कंपनी के नाम पर अपलोड हो गया है।
ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे पापा? ये जरूर सिंघानिया की चाल है, वो शुरू से ही हमारे पीछे पड़ा था। तभी एक और कर्मचारी भागता हुआ अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ फाइलें हैं और चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ है। सर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। सिंघानिया की कंपनी ने हम पर केस कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमने उनका फॉर्मूला चुराया है। ये झूठ है। हमने ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले शुरू किया था। हमारे पास सारे सबूत हैं। लेकिन उनके पास भी कुछ कागजात होंगे, तभी तो वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं। बाहर गेट के पास शोर बढ़ने लगता है। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। नौकर रामू दौड़ता हुआ अंदर आता है। अरे मालिक, बाहर मीडिया वाले खड़े हैं कैमरा लेकर। सब पूछ रहे हैं कि क्या आपने सच में धोखाधड़ी की है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पापा, हमें तुरंत किसी अच्छे वकील से बात करनी होगी। मैंने सबको फोन किया, लेकिन कोई हमारा केस लेने को तैयार नहीं है। लगता है सिंघानिया ने सबको खरीद लिया है। कमरे में डर और बेचैनी फैल जाती है। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी रुकने की आवाज आती है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे मालिक, पुलिस आ गई। अब क्या होगा? हम बर्बाद हो गए। कैलाश और सत्यम के चेहरे पर पहली बार डर साफ नजर आता है। हवेली की शान अब खतरे में है और पूरा परिवार संकट में घिर चुका है। तभी कैलाश, सत्यम, हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट सिंघानिया ने चुरा लिए हैं और उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा दिया है कि हमने उनका डेटा चुराया। हमारे सारे बैंक अकाउंट्स भी सीज कर दिए गए हैं। पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। हम बर्बाद हो गए सत्यम। पर पापा, ये कैसे हो सकता है? हमने तो अपनी पूरी संपत्ति उसमें लगा दी थी। हमारे पास कोई अच्छा वकील भी नहीं है जो इस वक्त हमारी मदद कर सके। शहर के सारे नामी वकील सिंघानिया ने खरीद लिए हैं। तभी पुलिस हवेली में दाखिल होती है। इंस्पेक्टर विक्रम के साथ 2 और पुलिस वाले हैं। उनके हाथ में गिरफ्तारी का वारंट है। हवेली के बाहर तमाशबीनों की भीड़ लग जाती है। कैलाश जी, सत्यम जी, आप दोनों पर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, डेटा चोरी और जालसाजी का आरोप है। सिंघानिया जी ने पुख्ता सबूत पेश किए हैं। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कानून अपना काम करेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर को किसकी नजर लग गई? आरती बेटा, कुछ करो। हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। कैलाश जी के बिना हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। माँ जी, आप डरो मत। बेटा, तू क्या कर सकती है? तू तो हमेशा घर के अंदर इस पिंजरे में रहती है। तुझे तो बाहर की दुनिया का पता भी नहीं है। तू पुलिस से क्या बात करेगी? माँ जी, आपको भी नहीं पता है, मैं सिर्फ एक बहू नहीं, एक वकील भी हूँ। मैंने शादी से पहले LLB की पढ़ाई की थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी। मैंने सोचा था कि यहाँ आकर अपनी प्रैक्टिस जारी करूंगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे इजाजत नहीं दी और मेरी डिग्रियां छुपा दी। आरती अपने कमरे में जाती है और एक पुराना संदूक खोलती है जो सालों से अलमारी के पीछे बंद था। उसमें से वो अपना काला कोट निकालती है और उसे झाड़ कर पहनती है। आरती का व्यक्तित्व ही बदल जाता है। उसकी आंखों में एक नई चमक और इरादा है। वो शेरनी की तरह बाहर आती है। कैलाश और सत्यम उसे देखकर अपनी आंखें मलने लगते हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कोर्ट में साबित कर दूंगी कि आप बेगुनाह हैं और सिंघानिया ने जाल बुना है। इंस्पेक्टर, आप इन्हें ले जाइए, मैं सीधे कोर्ट पहुंचती हूँ। पुलिस कैलाश और सत्यम को ले जाती है। आरती पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां अपनी कानूनी दलीलें शुरू करती है। वो चपरासी भोला की मदद से कुछ पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाती है। वो सिंघानिया के वकील को अपने दलीलों से पसीने पसीने कर देती है। माय लॉर्ड, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो साबित करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने सिंघानिया की कंपनी से 2 साल पहले शुरू किया था। ये देखिए रजिस्ट्रेशन की तारीख। सिंघानिया ने हमारे पुराने कर्मचारी को रिश्वत देकर डेटा चोरी किया है। मेरे पास उस कर्मचारी का वीडियो कबूलनामा भी है जो मैंने आज सुबह ही रिकॉर्ड किया है। आरती की कानूनी समझ, निडरता और दलीलें इतनी जबरदस्त होती हैं कि जज को सच में समझ आ जाता है। कोर्ट कैलाश और सत्यम को बाइज्जत बरी करने का आदेश देता है और सिंघानिया के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी के आदेश देता है। जब कैलाश और सत्यम घर वापस आते हैं तो पूरा मोहल्ला आरती की जय जयकार कर रहा होता है। हवेली के अंदर आते ही कैलाश और सत्यम का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने आज तक तुम्हें दबा कर रखा, तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचाना। आज अगर तुम ना होती तो हम सलाखों के पीछे होते और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। हमने तो एक शेरनी को पिंजरे में कैद करके रखा था, पर आज उस शेरनी ने ही हमें बचाया है। आरती, मैं अपनी छोटी सोच, घमंड और शक की बीमारी की वजह से तुम्हें दबाता रहा। तुम्हें इतनी काबिल वकील हो और मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे अपने पति होने पर शर्म आ रही है। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मैंने आप सबको माफ किया, बस अब मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दीजिए। मुझे वकालत करनी है और समाज में अपनी पहचान बनानी है
और तान्या को भी उसकी पसंद की पढ़ाई करने दीजिए, उसे जीन्स पहनने से मत रोकिए। आज से ये घर पिंजरा नहीं, तुम्हारा खुला आसमान है बहू। तुम जो चाहो वो करो। तान्या भी अपनी मर्जी से रहेगी। सुमित्रा, आज घर की सारी चाबियां आरती को सौंप दो। ये सिर्फ बहू नहीं, इस घर की रक्षक। सपना अपने आंगन से ये सब देख रही होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू है। वो दौड़कर हवेली आती है और आरती को गले लगा लेती है। देखा आरती दीदी, मैंने कहा था ना, हिम्मत दिखाओगी तो आसमान तुम्हारा होगा। अब हम दोनों साथ मिलकर अपनी पहचान बनाएंगे। गरीब बहू का खुला आसमान अब आपकी हवेली तक फैल गया है। शुक्रिया सपना, तुम्हारी सादगी और आजादी ने ही मुझे लड़ने की प्रेरणा दी है। तुमने मुझे सिखाया कि खुशी पैसे में नहीं, आजादी में है। हवेली का आंगन खुला है, खिड़कियां खुली हैं और ताजी हवा अंदर आ रही है। आरती काला कोट पहनकर नीचे आती है। सत्यम गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर खड़ा है। आरती, चलो मैं तुम्हें कोर्ट छोड़ देता हूँ। आज तुम्हारा पहला केस है ना, देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आज मैं खुद भी जा सकती हूँ। मुझे मौका दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। आरती मुस्कुराती है और सत्यम के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ती है। तभी तान्या सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ है। पापा, मैं ऐसे ही कॉलेज जाऊं? क्यों नहीं, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें अच्छा लगे वही पहन कर जाओ। सच में पापा? हाँ, और अगर कोई कुछ कहे तो उसका जवाब देना सीखो। तान्या खुशी से उछल जाती है और बैग लेकर बाहर निकलती है। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी होकर सबको देख रही है। आज घर सच में घर जैसा लग रहा है। उसी समय सपना अपने आंगन से आवाज लगाती है और हवेली की तरफ आती है। आरती दीदी, आज तो आप बिल्कुल अलग लग रही हो। सपना, आज सच में लगता है जैसे जिंदगी बदल गई है। मैंने कहा था ना, हिम्मत दिखाओगी तो सब बदल जाएगा। अरे चलो सपना, देर हो रही है। आज ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ, जा रही हूँ। सपना साइकिल पर बैठती है। आगे छोटू बैठा है और राजू साइकिल चलाता है। माँ, आज हम जल्दी जाएंगे ना? हाँ बेटा, आज बहुत काम है। दूसरी तरफ आरती गाड़ी में बैठती है। सत्यम गाड़ी स्टार्ट करता है। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब मुझे भी खुद पर गर्व होने लगा है। गाड़ी और साइकिल दोनों एक ही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। दोनों बहुएं अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। हवेली और छोटा घर दोनों जगह अब हंसी की आवाजें गूंज रही हैं। सुमित्रा और पार्वती साथ बैठकर बातें करते करते चाय पी रही हैं। देखा, अब दोनों घरों में कितना सुकून है। हाँ, अब लगता है सच में खुला आसमान मिल गया है। हवेली की खिड़कियां अब हमेशा खुली रहती हैं। ताजी हवा और रोशनी अंदर आती है। आरती अपना काला कोट पहनकर रोज कोर्ट जाने के लिए तैयार होती है और सत्यम उसे गर्व से अपनी गाड़ी में कोर्ट तक छोड़ने जाता है। तान्या अपनी पसंद के कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है और टॉप करती है। दूसरी तरफ सपना अपनी नौकरी पर जाने के लिए राजू की साइकिल पर बैठती है। दोनों बहुएं अब आजाद हैं और अपने अपने परिवार की शान हैं। पिंजरे टूट चुके हैं और अब चारों तरफ खुशियों का खुला आसमान है। सुमित्रा और पार्वती भी अब साथ बैठकर बातें करती हैं और हंसती हैं।